नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। गतिविधियों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन। नेपा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने जमा किए फार्म। दरियापुर में 2 जंगली हिरणों की हुई लड़ाई, एक हिरण की मौके पर हुई मौत। पिता पुत्र ने किया हमला, पड़ोसी को किया घायल। राशन के लिए लोग हो रहे हैं परेशान, दफ्तरों के लगा रहे हैं चक्कर। और अब बढ़ते हैं खबरों के खुलासे की तरफ। दरियापुर समीप एक खेत में 2 जंगली हिरणों की आपसी लड़ाई में एक हिरण की मौत हो गई। लड़ाई के दौरान दोनों हिरण खेत में लगी ड्रिप पाइप में फंस गए और इसी नली का एक हिस्सा एक हिरण के गले में फंस गया, जिससे उसका दम घुटने से उसकी मौत हो गई। दरियापुर के समीप खेत में 2 हिरण सुबह 10 बजे लड़ते हुए देखे गए। गांव वालों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा और कैमरे में भी कैद किया। दोनों हिरणों के बीच 1 घंटे तक लड़ाई चली। इसी बीच एक हिरण की गर्दन खेत में बिछी पाइपलाइन के अंदर अटक गई, जिससे हिरण की दम घुटने से मौत हो गई। गांव वालों ने यह दृश्य देखा तो वे तुरंत दोनों लड़ रहे हिरणों के पास गए और दोनों को छुड़ाया। इनमें से एक हिरण छूटते ही जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ, वहीं दूसरे हिरण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इसकी सूचना गाँव वालों ने फॉरेस्ट विभाग को दी। फॉरेस्ट विभाग ने अपने कर्मचारियों को भेजकर हिरण को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर चिकित्सालय भेजा, जहां मृत हिरण का पोस्टमार्टम किया गया। दोनों हिरणों की लड़ाई में एक हिरण को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वन विभाग रेंजर रामदास काजडेकर ने कहा कि गांव वालों का सुबह फोन आया था कि 2 हिरण आपस में लड़ रहे हैं। एक हिरण खेत में बिछी पाइपलाइन में फंस गया, जिसे गाँव वालों ने निकाला, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मौत भी हो चुकी थी। वहीं दूसरा हिरण जंगल की ओर भाग गया। मंगलवार को नेपानगर उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों ने अपने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ जाकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन फॉर्म दाखिल किया। नेपानगर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। मंगलवार को दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर विशा वाधवानी के समक्ष प्रस्तुत किए। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर ने पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस सहित भाजपा के पदाधिकारियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। वहीं दूसरे प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने भी पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अरुण यादव सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ जाकर नामांकन फॉर्म जमा किया। अब दोनों ही प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत प्रत्याशियों को अपने अपने निर्वाचन व्यय का हिसाब किताब भी रखना होगा। अभी 2 प्रत्याशियों के आज नामांकन फॉर्म दाखिल हुए हैं। बीजेपी से सुमित्रा काजडेकर जी और कांग्रेस से रामकिशन पटेल जी, दोनों ने नामांकन फॉर्म दाखिल किए हैं। दोनों में ही कुछ कमी रही है, तो उन्हें लिखित में अवगत कराया है कि 16 तारीख को 3 बजे से पहले वो अपनी जो कमी है उसको यहाँ पर पूर्ण करें, क्योंकि 17 को स्क्रूटनी है, संवीक्षा है, उसकी भी उन्हें लिखित सूचना दे दी गई है। 16 तक वो अपने दस्तावेज पूर्ण करेंगे और 17 को फिर संवीक्षा होगी। अभी तक 11 फॉर्म लेकर जा चुके हैं, जमा अभी तक 2 ही हुए हैं। शहर के कई गरीब हितग्राही राशन को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन अफसर इस मामले में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं। शासन लाख दावे कर ले कि गरीबों के लिए राशन की दुकानों पर आसानी से राशन भेजा जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि गरीब हितग्राही नगर निगम और कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर प्रतिदिन महिलाएं कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य विभाग के कार्यालय चक्कर लगा रही हैं, लेकिन यहाँ से भी उन्हें संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पा रहा है। खाद्य विभाग अधिकारी अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ रहे हैं और ये काम नगर निगम का होने का हवाला दे रहे हैं। वहीं जब हितग्राही नगर निगम जाते हैं तो वहां से भी भगा दिया जाता है। अब ऐसे में गरीब 2 जून का राशन लेने के लिए भी चक्कर काट रहे हैं। सैकड़ों ऐसे गरीब हैं जिन्हें राशन की दुकानों पर नगर निगम कार्यालय और खाद्य विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोई भी इन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। जब इस बारे में खाद्य विभाग अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे में कुछ भी कहने से मना कर दिया और कहा कि ये काम नगर निगम के अधिकारियों का है। अगर जवाब देने वाले अधिकारी इतने लापरवाह हैं तो गरीबों का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 2 महीने चक्कर खा रहे हैं, खाना आज ही दे रहा हमारे। क्या बोल रहे हो? बोले तुम्हारा नाम नहीं आ रहा। तो आप कहाँ पर आज शिकायत करने के लिए?
कलेक्टर ऑफिस से भी 2 महीने चक्कर खा रहे, मगर नाम ही नहीं आ रहा। बोले 2 तो 3 जनों को मिलेगा बोले, आपके बच्चे 3 है, अब अम्मी अभी तो 5 जनों को मिलने को ना, तो 2 का दे रहा सिर्फ। सूची में नाम है, अब नंबर नाम है, सबका नाम है, आईडी में, समर आईडी में, राशन कार्ड में, सब में नाम है। हाँ, राशन कार्ड बने 4 साल से चालू ही नहीं हो रहा, जा रहे कंट्रोल तो बोल रहे स्लिप ला, ये ला, अंगूठा ही नहीं ले रहा, तो वो बच्चों का अंगूठा भी नहीं ले रहा। तो आप कहाँ पर आए शिकायत करने के लिए? हम कलेक्टर ऑफिस आए। तो इससे पहले आई दिया मेरा? नहीं, हम पहली बार आए, हमारे आदमी होंगे वैसे तो क्या करेंगे। गुरुवार को निबोला थाना क्षेत्र अंतर्गत आपसी विवाद के चलते पिता पुत्र ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुरानी रंजिश के चलते निबोला क्षेत्र में गुरुवार को विवाद हो गया, जिसमें पिता पुत्र ने युवक को इतना मारा कि वो खून में लहूलुहान हो गया। घायल मनोज गजानन पाटिल ने कहा कि ग्राम बसाड़ में वो अपने खेत जा रहा था, तभी उसकी खेत की मेड़ पर आरोपी गोविंद गंगाराम उसका पुत्र नितिन गोविंद फूड गार्ड ले रहे थे। उन दोनों को मनोज ने मना किया तो दोनों पिता पुत्र ने उससे विवाद किया। तीनों का आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद पिता पुत्र ने युवक के साथ मारपीट की और उसके सर पर पीछे से दराती मारकर उसे घायल कर दिया। इस घटना में उसके सर में 15 टाँके आए हैं और पीठ पर हमला किया, उससे वो बाल बच गया। घायल को उसके चाचा द्वारा निजी चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां युवक का उपचार चल रहा है। युवक ने कहा कि पहले भी उसके साथ पिता पुत्र द्वारा विवाद किया जा चुका है, जिसका समझौता कोर्ट में हुआ। बावजूद इसके फिर से पिता पुत्र ने उनके साथ विवाद किया है और उसे जान से मारने की कोशिश की है। सर, हमारी जॉइंट फैमिली है। गोविंदा गंगाराम के मेंढ पे मेरे काका का खेत है, संजू पिता विष्णु का, जहाँ हम सब मिल बांट के खेती करते हैं। वहाँ पे गोविंदा गंगाराम का लड़का और जितेंद्र पिता गोविंदा और गोविंदा गंगाराम दोनों फूड गार्ड रहे थे। तो उनको मैंने बोला कि भाई थोड़ा छुट्टा काटो, आप आपके हाथ में काटो, हमारे हाथ में काहे को काटो। तो उन्होंने गाली गलौज चालू कर दी, जहाँ बोलते तेरे से जो बनेगा कर ले, फलाना और गालियाँ देने लगा। मैंने बोला कि गाली क्यों दे रहे, मैंने यही बात बोली, मैंने कोई वाद विवाद नहीं किया तुम्हारे साथ। तो उन्होंने हाथ बुक्कों से मारपीट चालू कर दी और मैं अकेला था वहाँ पे। जैसे उन्होंने मारपीट चालू की तो फिर हाथापाई हुई। हाथापाई में वो फिर गोविंदा पिता उसके लड़के ने, जितेंद्र पिता गोविंदा ने मेरे को नीचे गिरा के पकड़ लिया और गोविंदा पिता गंगाराम ने पीछे से बक्खी से वार चालू कर दिए मारना, सर पे और पीठ पे भी एक वार किया है और हाथ पे भी कुछ चोटें लगी है और उसमें मेरा 1 लीटर के ऊपर खून बह गया और उसके बाद में या दवाखाने में लाया बोहरा जी के पास, वहाँ पे इलाज किया तो वहाँ 15 टाँके लगे मेरे को। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी फव्वारा चौक में माता रानी की स्थापना को लेकर तैयारी की जा रही है। इस बार माता रानी जगन्नाथपुरी के रथ पे सवार होकर दिखाई देंगी। आगामी दिनों में नवरात्रि के पर्व को लेकर माता के पंडाल सजने लगे हैं। इसी कड़ी में फव्वारा चौक में हर वर्ष आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ माता रानी का दरबार सजाया जाता है, जो शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। लेकिन इस बार समिति के पदाधिकारियों ने कोविड-19 को देखते हुए माता के पंडाल को शासन के नियमानुसार गाइडलाइन के तहत सजाया है। 20 बाय 20 का पंडाल, जिसमें जगन्नाथ मंदिर का स्वरूप दिया गया है। इसमें माता रानी जगन्नाथ मंदिर के रथ पर सवार होती दिखाई देंगी, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार ज्यादा सजावट न करते हुए सीमित मात्रा में साज सज्जा की जाएगी, जो कि आकर्षण का केंद्र रहेगी। गौरतलब है कि फव्वारा चौक में माता के दरबार को देखने के लिए शहर भर से लोग आते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए समिति ने सीमित कार्यक्रम को रखा है। ये नया मंदिर बन रहा है, जगन्नाथ का मंदिर, रथ ये मंडप वाले का, ये इंदौर के पीओपी वगैरह नहीं है। कोरोना को देखते हुए हमें लिमिट में काम कर रहे हैं। आजकल वो जो 9 कलर की जो लाइटिंग आ रही है वो लगवा रहे हैं साइड से, क्योंकि कोरोना की वजह से क्या काम बहुत सीमित कर दिया है। तो सीमित तरीके से कुछ अच्छी क्वालिटी का करना चाह रहे हैं कि जिसमें नाम वगैरह चल पाए और आकर्षक विद्युत सज्जा हो सके, तो सूनापन नहीं लगे माता के मंदिर में। बैंड बाजा बजाकर अपनी जीविका चलाने वाले मजदूरों ने अपना काम पुनः शुरू करने और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया। शादी विवाह में बैंड बाजा बजाकर अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले मजदूरों ने एक बार फिर शासन प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
इन मजदूरों का कहना है कि कई बार मुख्यमंत्री के नाम का कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है, बावजूद इसके इनकी समस्या की और किसी का कोई ध्यान नहीं है। इससे आहत होकर बैंड बाजा मजदूरों ने जिला कलेक्टर से अनुमति मांगी है कि जिला प्रशासन इन्हें विवाह समारोह में बैंड बाजा बजाने की अनुमति दे, क्योंकि इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के डर के मारे ये लोग ऑर्डर लेने से कतरा रहे हैं। मजदूरों ने कहा कि इन लोगों ने अभी तक कई लोगों से कर्जा लिया है और कर्जदार इनके घरों के चक्कर काट रहे हैं। यदि प्रशासन परमिशन दे दे तो अपना काम चालू कर लोगों का कर्जा अदा कर सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि एक बैंड में 20 से 25 मजदूर कर्मचारी काम करते हैं, जो इस वक्त भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन जल्द से जल्द परमिशन दे तो इनके परिवार का गुजर बसर हो सकता है। समस्या यह है कि 8 महीने हो गए लॉकडाउन लगने को, अभी तक की हमारी स्थिति बहुत परेशानी में है हम लोग, और अभी तक कोई परमिशन की इजाज़त भी नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारे कोई ग्राहक नहीं आ रहे अभी कि भाई परमिशन हो तो कोई कामकाज चले। अभी तक के आने की तो हमारे परेशानी स्थिति की झेलते झेलते ये समय आ गए हुए हैं। इसके पहले भी मेमोरेंडम दिया हमने, शिवराज सिंह चौहान जी को भी भेजा है, मगर कोई सुनवाई नहीं। कम से कम हमारे को परमिशन तो दी जाए, नहीं सहायता नहीं कुछ हो रहा है तो कम से कम, ताकि हमारी बुकिंग शुरू हो जाए और ग्राहकी आना शुरू हो। जिन लोगों से हमने कर्ज लेके हमारा कारोबार बिजनेस चलाते, अब हमारा स्थिति ऐसी, सब काम कैंसिल होने की वजह से वो लोग आज हमको पैसे मांग रहे हैं हमसे कि भाई आप हमारा जो लिए तो वो हमको वापस किया जाए। और हमारे पीछे एक एक बैंड वाले के पीछे 20-20, 25-25 कारीगर है, उनका परिवार है। अब उनसे दूसरों से किसी से हम कर्ज ले नहीं सकते, क्योंकि अगला ही नहीं दिया तो पिछला कहाँ से देंगे। हमने सरकार से मांग करते कि सहायता दी जाए, नहीं सहायता तो हमको कम से कम लोन दिया जाए। अभी तक कुछ भी नहीं, हमको परमिशन मिल जाए तो कम से कम हमारी बुकिंग शुरू हो जाए तो कुछ हमारे आने के हालात सुधर जाएंगे। ऑर्डर आ रहे हैं आप लोगों को? कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नेपा नगर के पांधाल बीट में लाखों रुपए के सागौन वृक्ष की कटाई के मामले में कथित रूप से वनकर्मी के शामिल होने से उसके द्वारा मौके से सबूत मिटाने की बात भी सामने आई है। नेपा रेंज के कक्ष क्रमांक 213 पांधाल बीट में सागौन के तस्करी कर गिरोह द्वारा अंधाधुंध सागौन के वृक्षों को काटने का मामला सामने आया था। वहीं सागौन तस्करों ने सबूतों को मिटाने में बीट गार्ड रजनीश ठाकुर के जंगल में पहुंचने की खबर मिली थी, जो पेड़ों के ठूंठों को काटने के लिए इलेक्ट्रिक का आरा मशीन को लेकर जंगल पहुंचा था। नाकेदार रजनीश ठाकुर के जंगल पहुंचने की सूचना ग्रामीणों ने मीडिया को दी। जंगल में कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को नाकेदार से जानकारी लिए जाने पर नाकेदार ने मीडिया का कवरेज करना नागवार गुजरा और नाकेदार रजनीश ठाकुर ने पत्रकार का कैमरा छीनकर उसके साथ बदसलूकी की और कवरेज करने से रोका। एक और तो वन विभाग के कर्मचारी जंगल कटाई के सबूत मिटाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर वन मंत्री विजय शाह इस मामले में गैर जिम्मेदाराना जवाब देते नजर आए। इंडिया न्यूज 53 के लिए नेपा नगर से रुपेश सारवान की रिपोर्ट। देखिए, उसकी हम जांच करा रहे हैं, अगर सलगता पाई जाती है तो कार्रवाई निश्चित होगी। दूसरी बात, जो वन काट रहे और अभी नए अतिक्रमण कर रहे हैं, इनको हम सख्ती से दबाएंगे और ऐसी कोई भी घटना जो नए अतिक्रमण को बढ़ावा दे वो हम बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और उसको हम सख्ती से दबाएंगे। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो परेशान नहीं होना चाहिए। सर, आप 4 दिन से यहाँ हो, आप 4 दिन से नेपा विधानसभा में हो, उसके बाद भी सर ट्रक भर के आना और 30 लोगों का अंदर घुसना बहुत बड़ी बात होती है। आज मेरा दूसरा दिन है, पहले तो आप अपना वो ठीक कर लें। दूसरा, चोर कोई चोरी के वन मंत्री को बता के नहीं करता कि वन मंत्री आज आ रहा है तो हम चोरी करेंगे। चोरी जो करता है कोई हो उसको छोड़ेंगे नहीं, सही जगह पहुंचाएंगे। अगर अधिकारी की संगता पाई गई उसको भी निपटाएंगे और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको भी हम, अभी ज़्यादा बात इसलिए मैं नहीं करता, लेकिन कानून का सहारा लेके कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको भी ठिकाना। खंडवा में पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर दा की पुण्यतिथि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मनाई गई। इस मौके पर समाधि स्थल पर दूध जलेबी का भोग लगाकर सुरों की पुष्पांजलि अर्पित की गई। किशोर दा खंडवा वाले खंडवा वासियों के लिए अमर है। उन्होंने खंडवा को पूरे विश्व में पहचान दी। खंडवा वासी 34 साल बाद भी किशोर दा को नहीं भूले। किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर पालिका निगम और किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के तत्वाधान में सुबह 9 बजे किशोर दा की समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाकर सुरों की पुष्पांजलि अर्पित की गई। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा आयोजित वर्चुअल किशोर नाइट का आयोजन भी किया गया। किशोर दा की समाधि पर आज देश भर के अनेक राज्यों से किशोर प्रेमी किशोर स्मारक पहुंचे, जहां किशोर दा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस वर्ष कोविड-19 के चलते कम ही लोग पहुंचे हैं, लेकिन जो किशोर को अपना गुरु मानते हैं वे जरूर पहुंचे। किशोर समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रात्रि 8 बजे से किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा आयोजित किशोर नाइट में खंडवा को गौरवान्वित करने वाले गायक कलाकार
आलोक जोशी अपने गायन की प्रस्तुति दी। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित अलंकरण समारोह एवं कार्यक्रम नहीं हो पाया। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा आयोजित किशोर नाइट कार्यक्रम किशोर प्रेरणा मंच फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण किया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये खंडवा जो नगरी है 3 दादाओं की नगरी है, जहाँ दादाजी धुनी वाले संत यहाँ मौजूद हैं। वहीं किशोरदास जिनने हर क्षेत्र में गायकी के साथ ही हर फन में अपनी कला का प्रदर्शन किया और खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया। वो जब भी चाहे अमेरिका हो, चाहे विदेश हो, चाहे इंडिया के कोई प्रोग्राम हो, जहाँ भी जाते थे वो अपना जिक्र करते थे, अपनी माटी का जिक्र करते थे, मैं खंडवा वाला किशोर कुमार। ऐसे महान गायक कलाकार को निश्चित रूप से हम संगीत प्रेमी, चाहे उनका 4 अगस्त जन्म दिवस हो या उनकी पुण्यतिथि का अवसर हो, दूध जलेबी का भोग लगाकर समाधि पर आकर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर किशोर समर्थक और संगीत प्रेमी आकर दूध जलेबी का भोग लगाकर गीतों के माध्यम से दादा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ऐसा कलाकार जिनने गायकी के साथ हर फन में अपनी कला का प्रदर्शन किया, ऐसे कलाकार को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री से और कलकत्ता की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो कि बंगाली कलाकार थे, हम चाहते हैं कि सामूहिक रूप से एक मांग उठे पूरे देश में कि दादा को भारत रत्न मिले। हम हमारी ये मांग को लेकर पूरे देश में एक अभियान भी चल रहा है कि दादा को भारत रत्न मिलना चाहिए। खंडवा वाले किशोरदा ने भारत में अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, अपनी कॉमेडी से, अपने डायरेक्शन से ऑलराउंडर कलाकार थे। किशोर कुमार भारत नहीं, आज भी पूरे विश्व में उनके गाने सुने जाते हैं। वो एक अद्भुत प्रतिभा थी। खंडवा में उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ और इस बंदे ने खंडवा से बम्बई पहुंच के अपने अभिनय से, अपनी आवाज़ से, अपने जादू से सबका दिल मोह लिया। और दुर्भाग्य से 13 अक्टूबर 1987 को किशोरदा हमें छोड़ के चले गए। और किशोरदा की आत्मा खंडवा में थी। अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा था कि मेरा अंतिम खंडवा में किया जाए और 15 अक्टूबर शाम को खंडवा में उनका अंतिम संस्कार हुआ। खंडवा वाले किशोर कुमार ने खंडवा का नाम पूरे भारत में रोशन किया। एक सिंपल, सहज, अद्भुत कलाकार थे। आज उनके गाने सुन सुन के सब कलाकार डेवलप होते हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, एशिया हो, अमेरिका, पूरे विश्व में उनकी आवाज़ सुनी जाती। वैसे गहरी कशिशदार आवाज़ थी कि उनके बिना संगीत को भरपाई करना मुश्किल है। ऐसे महान थे किशोर कुमार खंडवा वाले। आज उनकी पुण्यतिथि पे खंडवावासी और बाहर से भी कलाकार उनको नमन करने उनकी समाधि का। जिला छिंदवाड़ा की जनपद पंचायत परासिया में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी त्योहारों के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। जिला छिंदवाड़ा की जनपद पंचायत परासिया में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से कोविड-19 के तहत नियमों का पालन किए जाने की बात रखी गई। जनपद पंचायत परासिया सभागृह में आयोजित बैठक में आगामी त्योहार, दुर्गा स्थापना, विसर्जन, दशहरा, ईद मिलादुन नबी, शरद पूर्णिमा सहित प्रमुख त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। जनमानस के द्वारा अपने धार्मिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए सामूहिक आयोजन कर मनाए जाने वाले इस आयोजनों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैठक में क्षेत्रवासियों को समझाइश दी गई। इस बैठक में समस्त समितियों और गणमान्य नागरिकों ने सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों पर चलते हुए धार्मिक आयोजन किए जाने की बात कही, ताकि इस महामारी के दौरान किसी भी प्रकार से किसी को कोई नुकसान न हो। इस दौरान परासिया एसडीएम ओपी सनोडिया, तहसीलदार वीर बहादुर सिंह धुर्वे, जनपद अध्यक्ष रईस खान, नगर पालिका परिषद परासिया सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी प्रीतम सिंह जागेद, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण कपूर, भाजपा शहरी मंडल अध्यक्ष राजेश दुबे, पूर्व जनपद अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा, आशीष सिकंदरपुरकर, अकबर खान, दिलशाद खान, प्रतिभा सोनी, गुड्डू चौरसिया आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।